तो सर कंपनी ने क्या किया, बोला सर मैं आपको सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब ये मेरी एसेट है, ये मेरी बिल्डिंग है, या ये मेरा लैंड है, या ये मेरी मशीन है। उस पे मैं एक चार्ज क्रिएट कर देती हूँ, चार्ज क्रिएट कर देती हूँ मतलब सिक्योरिटी जैसे इसको रख देती हूँ कि यदि मैं आपके डिबेंचर्स का पैसा 1 साल बाद आपको नहीं चुका पाई, तो मैं इस बिल्डिंग या इस लैंड को बेच के आपका पैसा चुका दूंगी। सिक्योर्ड है आपका लोन, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट आर सिक्योर्ड डिबेंचर्स? यस सर। और जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो तो दैट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स रिस्की होते हैं या नहीं? जो पैसा उधार दे रहा है उसके पर्सपेक्टिव से रिस्की होते हैं ना? तो आप मार्केट में ऑब्जर्व करोगे दोनों तरीके के डिबेंचर्स कंपनियां इशू करती हैं। सिक्योर्ड भी करती है, अनसिक्योर्ड भी करती हैं। सिक्योर्ड पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो क्या मिलेगी, 8%, 9%। अनसिक्योर्ड पे डिबेंचर्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगी, 12%, 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगी। समझ में आया? लोग क्यों अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं? सर रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं पर ये रिस्की भी है। ठीक है, तुम देखोगे पास्ट में टाटा जैसी कंपनी ने भी अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए हैं। सर टाटा जैसी फेमस कंपनी ने अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए? हाँ। क्या टाटा का नाम ही इतना बहुत नहीं है कि अपने को एक सिक्योरिटी फील हो गए? ठीक है, वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, 9%, 10%, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स पे भी सॉरी। ठीक है, तो ऑल डिपेंड्स आपकी गणित कहाँ बैठती है। आज अपन ने सीखा सिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं। अब आ जाओ वापस अपने केस पे। सलोमन, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर, उनका सन, मैक्सिमम शेयर्स इनके पास में, एक एक शेयर इनके पास में, मिलके एक कंपनी बनाई। क्या नाम है? सोलोमन एंड कंपनी। ठीक है सर। सर अपना धंधा इधर दे दिया इस कंपनी में, बदले में क्या लिया? सर एक तो शेयर्स ले लिए, दूसरा सोलोमन ने खुद को डिबेंचर्स इशू करवाए रे। कैसे डिबेंचर्स? सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करवाए, कंपनी से खुद को सिक्योर्ड डिबेंचर इशू करवाए। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर। और कंपनी को और पैसे की जरूरत थी, तो बाहरी व्यक्तियों मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड को भी डिबेंचर्स इशू करे कंपनी ने। लेकिन इनको जो डिबेंचर्स इशू किए वो कैसे डिबेंचर्स थे? दिमाग चलाओ। अनसिक्योर्ड। कैसे डिबेंचर्स थे? अनसिक्योर्ड। फर्क समझ में आ गया? खुद को तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करा है और बाहर वालों को अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करा है। जो यदि प्रॉब्लम हो गई, कंपनी लौटा नहीं पाई, तो इन बेचारों को बड़ी डिफिकल्टी होगी, यस, पैसा वापस वसूलने में। अभी तक क्लियर हो गया कहानी में क्या चल रहा है? हाँ सर क्लियर हो गया। अब आगे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। आगे वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था सर? कंपनी फेल हो गई। कंपनी फेल हो गई मतलब इसका धंधा चला नहीं। जब तक अकेले छोटे लेवल पे सोलोमन काम कर रहा था, बहुत अच्छा धंधा चल रहा था। जैसे ही कंपनी फॉर्मेट में लाया, ये धंधा चल नहीं पाया और कंपनी फेल हो गई। सर ठीक है सर। अब समझना, कंपनी लॉ का एक और एस्पेक्ट बताता हूं आपको जो आपके आगे भी काम आएगा। सर जब भी कभी कंपनी को पैसे वापस देने की बात आती है ना, तो सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को पहले प्रायोरिटी देके इनका पैसा चुकाया जाता है। फिर जब पैसा बचता है तो फिर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स वालों को लौटाया जाता है। इनको प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखा जाता है, इनको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्या ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया सर? नाम सिक्योर्ड ही बहुत है ये चीज समझने के लिए कि सर ये सिक्योर्ड है। मान लो कंपनी ने एसेट्स बेच के 3 लाख रुपए इकट्ठे किए, उधारी है 5 लाख रुपए की। कैसे? उधारी है 5 लाख रुपए की, ठीक है सर। 2.5 लाख रुपए की तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स वालों की और 2.5 लाख रुपए की अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स वालों की। तो सबसे पहले इस 3 लाख में से किसको चुकाया जाएगा 2.5 लाख रुपए? कि सर सिक्योर्ड है, इनको इनके 2.5 लाख रुपए चुकाए जाएंगे। ठीक है, इनका इनका हक पहले होता है अनसिक्योर्ड वालों से। अब कितने बचे पीछे? 50,000 रुपए। तो सर अनसिक्योर्ड वालों के लिए मात्र 50,000 रुपए ही बचे हैं। क्या ये कंसेप्ट समझ में आ गया कंपनीज एक्ट का? हाँ सर। को सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलती है ओवर अनसिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर्स जब लोन चुकाने की बात होती है। ठीक है सर, आ जाओ।
तो सर अब सोलोमन एंड कंपनी का काम अच्छा नहीं चल रहा था, ठीक है, पैसा इकट्ठा किया, सबसे पहले किसको चुकाएंगे? सिक्योर डिबेंचर होल्डर को। कौन है वो? सोलोमन खुद है। फिर जो पैसा बचेगा वो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, जो अनसिक्योर डिबेंचर होल्डर्स हैं, इनको चुकाया जाएगा। और यही हुआ। तो मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड तक आते आते पैसा पूरा बचा ही नहीं। तो इन लोग को बड़ी मिर्ची लगी। मिर्ची लगी मतलब समझते हो? मिर्ची लगी मतलब समझते हो? हाँ सर, इनको बड़ी वो हुई, ये ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, ये पहुंच गए कोर्ट में। कोर्ट में इन्होंने क्या प्ली दिया? सोलोमन इस कंपनी पे, इन लोगों पे केस ठोक दिया। ठीक है सर, क्या बोला इन्होंने? मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो भी थे अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स, एक्स वाई जेड मत लिखना, क्या लिखना? अनसिक्योर्ड डिवेंचर होल्डर्स जो थे, ठीक है, इन्होंने कोर्ट में क्या बोला? प्ली दी कि सर, सोलोमन जिसने ये कंपनी बनाई, और सोलोमन एंड कंपनी कोई अलग अलग थोड़ी है, ये तो एक ही है। जिसने ये कंपनी बनाई उसी ने तो, जिसने जो जूते का धंधा करता था उसी ने कंपनी बनाई, उसी ने कंपनी फॉर्मेट में धंधा कर दिया। तो सर, जब पैसा आ रहा है, तो सर पहले सोलोमन को चुकाने की बजाय हम लोग जिन्होंने बाहर से कंपनी को पैसा दिया है, पहले हमको चुकाया जाए, फिर बाद में सोलोमन बचा हुआ पैसा ले। ठीक है, उन्होंने ये बोला सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी कोई अलग अलग थोड़ी है, काम तो वही चल रहा है, बस कंपनी फॉर्मेट में चल रहा है। कोर्ट में ये प्ली लगाई कि पहले हमको पैसा दिलाया जाए, फिर बचा हुआ पैसा सोलोमन रखे। अभी क्या हो रहा था? सोलोमन सिक्योर डिबेंचर जैसे, डिबेंचर होल्डर जैसे पहले पैसा रख रहा था, बचा कुचा पैसा इनको मिल रहा था। केस समझ में आ गया क्यों हुआ? ये बोल रहे हैं कंपनी और सोलोमन कोई अलग अलग थोड़ी है, ये तो एक ही है। इसी ने तो कंपनी फॉर्मेट में धंधा कर रहा है, कर तो वही रहा है ना। तो कोर्ट ने मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड जो अनसिक्योर डिबेंचर होल्डर्स थे, उनकी ये प्ली खारिज कर दी। खारिज कर दी मतलब नो, एज पर कंपनीज एक्ट, as per companies act, the members who have opened the company and the company are two separate different persons. The members and the people who have opened that company and the company, these are two separate legal separate persons. तो कि आपका ये कहना कि सोलोमन और सोलोमन एंड कंपनी एक ही तो है, यही तो धंधा कर रहा है कंपनी फॉर्मेट में, ये सही बात नहीं है। क्योंकि कानून की नजरों में ये सेपरेट पर्सन है, सेपरेट लीगल पर्सन है। इसलिए कंपनी तो कंपनी के हिसाब, कंपनी लॉ के हिसाब से ही चलेगी। पहले सिक्योर डिबेंचर होल्डर्स वालों को पैसा चुकाया जाएगा। वो अलग बात है कि सिक्योर डिबेंचर होल्डर खुद सोलोमन है, तो पहले तो पैसा इसी को चुकाया जाएगा, बिल्कुल सही कर रहा है। फिर जो बचा हुआ पैसा है वो अनसिक्योर डिबेंचर होल्डर्स को चुकाया जाएगा। कम के ये जज ने कोर्ट में इस मैटर में ये बोला। यानी कि इस लैंडमार्क केस, क्या नाम है केस का? सलोमन वर्सेस सलोमन एंड कंपनी। ये लैंडमार्क केस है जो हमको क्या रास्ता बता रहा है? दैट कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। क्या ये बात समझ में आई? अब पूरा केस लॉ समझ में आया? सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी, सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस लॉ समझ में आ गया? तो जहां कहीं भी सेपरेट लीगल एंटिटी का केस आए, मतलब क्वेश्चन आए, वहां आपको कंपल्सरीली एक नाम ब्रैकेट में लिखना है, सोलोमन वर्सेस कंपनी इज हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ब्रैकेट में सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी। क्या ये बात समझ में आ गई? यस, ठीक है। तो एक केस तो मैंने आपको ये समझा दिया, कौन सा वाला? कि सर सेपरेट लीगल एंटिटी में सलोमन वर्सा वाला केस लिखना है। ये देखो, नीचे दिया हुआ है पेज नंबर 7 पे, पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है सेम, जो मैंने आपको इतनी सारी बात समझाई ना अभी, ये पूरा केस यहाँ पर दिया हुआ है। आपका काम है इसको पढ़ लेना, छोटा सा है, ज्यादा नहीं है, एक आधा पेज का है ये। ठीक है, तो ये यहाँ तक इतना से एक पैराग्राफ को पढ़ के रखना, तो आपको समझ में आ जाएगा इस केस में हुआ क्या था। पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, पढ़ लेना इसको। ठीक है, एक तो ये केस समझाया मैंने आपको। दूसरा मेरे को आपको एक और केस समझाना है, मैक्यूरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आज इतना टाइम नहीं बचा है,
पर ये भी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है, सेकंड लैंडमार्क केस है, जो मेरे को आपको जैसे कहानी समझाई ना वैसे कहानी इसकी भी समझाऊंगा कि क्या हुआ था इस केस में। ठीक है, ये अपन कल करेंगे। ठीक है, तो आज सेपरेट लीगल एंटिटी वाला देखो, मैं टाइम दे रहा हूँ, जरूरत से ज्यादा टाइम दे रहा हूँ तुम लोग को एक एक टॉपिक पे। बाकी कोचिंग में क्या करते हैं, मैं जनरली बात करता हूँ। हाँ, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, केस का नाम है सोलोमन वर्सेस सोलोमन। कोई इतनी डेप्थ में बताने का, खून पिलाने का मादा रखता नहीं है। मैं क्यों पिला रहा हूँ आपको? क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे। क्या एक्सपेक्टेशन है? तुम लोग एक एक जने के लॉ में 80+ आने चाहिए। नहीं है तो अपना लेवल वहां पर खींच के लाओगे। क्या मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया तुम लोग से? नहीं सर, 80+ तो थोड़ी पढ़ाई करोगे तो आ जाएंगे। ठीक है, पढ़ाई कैसे करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोज पीडीएफ बना के भेजना है। क्या आप कितना पढ़ा है? आज मैंने सेपरेट लीगल एंटिटी का पॉइंट लिया और सोलोमन वर्सेस सोलोमन एंड कंपनी केस समझाया। इसी में पूरा 1 घंटा कर दिया मैंने। पर क्यों इतने धीमे चल रहा हूँ? एक तो लॉ नया सब्जेक्ट है, दूसरा मैं चाहता हूँ सारे बच्चे मेरे साथ कदम मिला के चलें, कम से कम 80+ लाएं। लॉ में दम टूट जाता है 50 पे, 60 पे। 60 आ जाए तो ओ हो, बात ही क्या है। मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे 80 मार्क्स की रहेगी आउट ऑफ 100। उस हिसाब से तैयारी कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। रिटर्न वर्क मेरे को सबका मिल जाना चाहिए।